लाइट ऑन होती है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नेक्स्ट स्टेशन हमारा लैब इंटरप्रिटेशन है, ठीक है जी। ये भी एनआरई स्टेप 2 एग्जाम के अंदर आता रहता है। वहाँ पे स्टेशन के अंदर आप लोगों को एक केस लिखा होगा और उसकी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है। लेकिन इसमें वाइवा नहीं होता, इसमें जस्ट केस लिखा होता है और आपको कहते हैं कि इसका डायग्नोज बताएं और अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी मैनेजमेंट बताए, ठीक है। लेकिन स्पेशली इसके अंदर लैब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा आती है। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले तो लेके ABG's इंटरप्रिटेशन, जो आर्टीरियल ब्लड गैसेज होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आती है। अगर आप लोग पास पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें ABG's के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो लेके ABG इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी, ABG's इंटरप्रिटेशन। ABG स्टैंड फॉर आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ठीक है जी। ये हम कब करते हैं? ये एक्चुअली डिफरेंट मेडिकल कंडीशन के अंदर करते हैं, वेयर वी कैन रूल्ड आउट एसिडोसिस, अल्कलोसिस, ठीक है, उनके अंदर करते हैं। तो इस ABG's इंटरप्रिटेशन के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें देखने होंगे। तो लेके ABG's इनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो ABG's की जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे लेके दैट इज कॉल्ड pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये हम चेक करते हैं। और जो pH है इसकी जो न्यूट्रल वैल्यू है वो 7.35 से लेके 7.45 होती है। सो दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी pH, 7.35 से लेके 7.45। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं PCO2, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो 35 से लेके 45 तक होता है, ठीक है जी। और इसके बाद लेके बाइकार्बोनेट, दैट इज HCO3, ये हमारे पास 22 से लेके 26 मिली एक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो जब हम ABG's को देखते हैं तो पहले हमें ये बेसिक्स 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि pH कितना होता है, PCO2 कितना होता है और HCO3 कितना होता है, ठीक है। इसके बाद ABG's का जो 4th नंबर कंपोनेंट है वो PaO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। तो वो सेचुरेशन है, SaO2 सेचुरेशन ऑक्सीजन है, वो तकरीबन हर एक में 90+% होता है, ठीक है। लेकिन जब हम ABG's को इंटरप्रेट करते हैं तो हमें ये 3 वैल्यूज आने चाहिए। लेकिन अब आप लोगों ने इसको रटना नहीं है। वहाँ पे वो कहेंगे कि पेशेंट की जो PCO2 है वो 30 है और ब्रैकेट में वो नॉर्मल रेंज भी बताते हैं कि नॉर्मल इतना होता है, पेशेंट का इतना है। आप लोगों ने जस्ट नॉर्मल के साथ पेशेंट वैल्यू को कंपेयर करना है कि आया वो पेशेंट की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है जी, वो हम देखेंगे। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ABG's आर आर्टीरियल ब्लड गैसेस। कभी कभार वो इन तीनों को ऐसा मिक्स करते हैं कि वो एसिडोसिस बताते हैं और कभी कभार वो अल्कलोसिस बताते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ABG's को देखते हुए व्हाट इज एसिडोसिस एंड व्हाट इज अल्कलोसिस। तो देखिए आप लोग को मैं सिंपल सी मिसाल के जरिए समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1 लेके जब आप लोग इस स्टेशन में जाएंगे और आपको लैब इंटरप्रिटेशन आएगी तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जाना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि गिवन क्वेश्चन के अंदर pH की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप लोगों ने pH वैल्यू को देखना है। अब आप लोगों को ये भी पता है कि pH का अगर मिसाल के तौर पे जो सबसे कम वैल्यू है वो 7.35 है। तो अगर गिवन क्वेश्चन के अंदर pH जो है वो 7.35 से कम है, लेस देन 7.35, तो इसको हम एसिडोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिडोसिस। तो एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन विच द pH इज लेस देन 7.35। फिर अगर आप गिवन क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और उसमें जो pH है वो 7.45 से क्या है, ज़्यादा है, तो इसको हम अल्कलोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्कलोसिस। तो आप लोग आधे से आधे यहाँ से पास हो जाते हैं व्हेन यू डायग्नोज दैट आइदर इट इज एसिडोसिस और अल्कलोसिस। तो देखिए सिंपल सी बात यह है कि ऐसी वैल्यू जिसमें pH 7.35 से कम आएगी वो एसिडोसिस है और अगर 7.45 से ज़्यादा आ जाए तो उसको हम अल्कलोसिस कहते हैं। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग ABG's आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हमें ये देखना है कि आया जो pH है ये डिस्टर्ब किसने किया है, या HCO3 ने किया है या PCO2 ने किया है, ठीक है जी। तो लेके मिसाल के तौर पे अगर if pH डिस्टर्ब या pH इज चेंज ड्यू टू HCO3, अगर मिसाल के तौर पे pH है और वो चेंज हो चुका है किस वजह से, HCO3 की वजह से, देन इट विल बी नोन एज मेटाबॉलिक इशू। ये क्या होगी, मेटाबॉलिक इशू होगी। कि pH अगर HCO3 की वजह से डिस्टर्ब होता है उसको हम मेटाबॉलिक इशू कहते हैं। तो अब लोग यहाँ पे लेके दैट इज मेटाबॉलिक इशू। और अगर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो pH है उसको डिस्टर्ब किया है PCO2 ने, दैट विल बी रेस्पिरेटरी इशू, ठीक है जी। सो वन इज आप लोगों ने एनआरई स्टेप 1 में ये पढ़ा होगा कि इट में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। सो अगर pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डिस्टर्ब बाय
HCO3 दैट इज मेटाबॉलिक, और अगर वो डिस्टर्ब क्या है PCO2 ने, दैट विल बी रेस्पिरेटरी। लेकिन इसको अब कैसे पता चलेगा कि ये पीएच किसने डिस्टर्ब किया है? तो आप लोगों ने इसके नीचे लिखना है स्टेप नंबर 3। अब जो स्टेप नंबर 3 है उसमें 2-3 चीजें बहुत अहम है। सबसे पहले लिखें नोट में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप लोगों ने याद रखना है कि पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस PCO2। इसका मतलब ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ये चाहे आप क्लिनिक में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, या किसी भी एग्जाम में जाते हैं, तो pH इज इक्वल टू HCO3 डिवाइड बाई PCO2। ये अगर आप लोग को समझ आ गए तो फिर एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। अब मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि जो pH है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि जो चीज़ न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो या तो pH HCO3 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PCO2 है। मिसाल के तौर पे अगर हम इन दोनों की रिलेशन देखते हैं, अगर pH को डिस्टर्ब किया होगा HCO3 ने, और pH उस कंडीशन के अंदर कम है, 7.35 से कम है, तो HCO3 को भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और अगर ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें ये रिलेशन याद रखना है। और अगर pH को PCO2 ने डिस्टर्ब किया है, तो अगर PCO2 ज्यादा है तो pH कम होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अब मिसाल के तौर पे आप लोग को मैं यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल्स की शक्ल में। वो वहाँ पे आप लोगों को शायद इस तरह का एग्जाम्पल देता है कि एक पेशेंट है, उसकी जो pH वैल्यू है वो 7.21 है। क्या है? 7.21 है। अब इसके बाद अगर हम इसका PCO2 वैल्यू देखते हैं दैट इज 56। वो कितना है? 56। और HCO3 वैल्यू आप लोगों को दिया गया है दैट इज 24। अब देखिए, अब इसका जो आंसर हमने लिखना है दैट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा करते हैं, पहले एक एग्जांपल को मैं हल करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग उसी प्लान के मुताबिक हल करेंगे। अब ये ABGs वैल्यू है, तो पहला स्टेप ना भूले कि हमें pH को देखना है। कहाँ को देखना है? pH को। तो यहाँ पे pH 7.35 से कम है, तो दैट इज एसिडोसिस। ये क्या है? एसिडोसिस। इतना पता चल गया कि अल्कलोसिस नहीं है, दैट इज एसिडोसिस। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि आइदर इट इज रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ यार इस pH को डिस्टर्ब क्या है इसने, अब pH तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? दैट इज डिक्रीज है, एसिडोसिस है। तो अगर pH मिसाल के तौर पे वो कम है, pH क्या है? कम है। अगर वो इसने डिस्टर्ब किया होगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 45 तक होता है, लेकिन यहाँ पे 56 है। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल से क्या है? ज्यादा है। अब ये तो समझ आ रही है, अगर pH कम है और डिस्टर्ब इसने क्या होगा, तो ये भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, बट ये तो नॉर्मल है, क्योंकि 22 से लेकर 26 तक नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो pH डिस्टर्ब किया है वो HCO3 ने क्या है कि PCO2, और pH कम है, तो कम का मतलब एसिडोसिस है, और मसला किसने किया है? तो इसका नाम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। इस तरह आप लोगों ने करना है। तो देखिए ABGs या pH मालूम करने का तरीका यही है, दैट इज द इजीएस्ट वे हाउ टू इंटरप्रेट ABGs फाइंडिंग, either it is respiratory acidosis or metabolic acidosis। जहाँ पे लिखे इसका जो आंसर आ गया है हमारे पास वो क्या है? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे आप लोग को मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। एक पेशेंट है दैट इज डायग्नोज फॉर एम्फाइसीमा। क्या है? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के पेशेंट में ऑक्सीजन तो जाती है, लेकिन उसकी इलास्टिक रिक्वायरिंग नहीं होती लंग्स की, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली एक्सहेल नहीं करते। ठीक है जी, ये एम्फाइसीमा के अंदर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एम्फाइसीमा के अंदर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रहेगी कि बाहर रहेगी? लंग्स में रहेगी। एक्सीलेंट। उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग डिसऑर्डर, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर ट्रैप होती है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या होगी? ज्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो pH को कम करेगी। वन ऑफ द एग्जांपल इज COPD, दैट इज एम्फाइसीमा, दैट रिजल्ट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है जी, तो एम्फाइसीमा के अंदर रेस्पिरेटरी क्या होता है? एसिडोसिस। अगर एक पेशेंट है उसको फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, या उसको ब्रोंकियल आस्थमा है, तो मतलब सांस जब बंदा लेता है, अब देखें मेरी ब्रोंकस नैरो है, मैं सांस लेता हूँ तो वो खुल जाता है, लेकिन सांस छोड़ता हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो एनी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। नेक्स्ट सवाल मैं आप लोग को बताता हूँ, एक कंडीशन है दैट इज कॉल्ड हाइपोवेंटिलेशन। कौन सा? हाइपोवेंटिलेशन, जिसमें पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से बाहर सांस नहीं निकाल सकते, एक्सपायर नहीं कर सकते, तो हाइपोवेंटिलेशन में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रहता है? लंग्स में, तो उसमें भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। ठीक है जी, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, एम्फाइसीमा एंड हाइपोवेंटिलेशन, दीज आर द कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, ऐसा करते हैं, मिसाल के तौर पे लिखे एग्जाम्पल 2। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं और इसका थोड़ा देखता है कि व्हाट इज द कॉजेज। pH को मैंने लिखा है 7.51। ठीक है जी, और जो PCO2 है दैट इज द 38, और जो
HCO3 है, आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज 26। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग देखें, पहले बता नहीं है, स्टेप्स बाय स्टेप्स जाएं और अपने आप से पूछे किसका क्या है। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे जो pH है वो 7.45 से ज्यादा है, सो दैट इज अल्कलोसिस। ये क्या है, अल्कलोसिस है। फिर आपने ये चीज जहन में लाना है कि भाई अगर इसने डिस्टर्ब किया होगा तो pH तो ज्यादा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। बट ये तो 26 है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर pH को डिस्टर्ब किया है PCO2 ने, तो अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होना चाहिए, कम। तो ये 38 है, जो मतलब ये भी क्या है, नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि दिस इज कॉल्ड मिसलीड ABG। मिसलीड का मतलब होता है मिस इंटरप्रेट, ये गलत वैल्यू है। तो आप लोगों ने गलत वैल्यू को भी देखना है। कभी कभार वैसे आप लोगों ने कंसेप्ट, अब ये अल्कलोसिस है लेकिन ये मिक्स भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये रिस्पिरेटरी है कि क्या है, दैट इज मेटाबॉलिक। तो इस तरह की केसेस के लिए हमें पेशेंट की केस का पता होना चाहिए कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन क्या है, वो किसके साथ हॉस्पिटल में आया है, क्या पता पेशेंट को मसला था, उसने रिसेंटली कुछ टैबलेट्स वगैरह या कुछ मैनेजमेंट की है जिससे उसका PCO2 HCO3 नॉर्मल तो हुआ है, लेकिन अब pH को नॉर्मल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हम इस तरह की वैल्यू को इंटरप्रेट नहीं कर सकते जब तक हमें केस मालूम ना हो। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30। अब समझ रहे 30 का मतलब क्या है कि pH ज्यादा है तो PCO2 क्या है, कम है, तो रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। क्योंकि HCO3 तो नॉर्मल है तो ये मेटाबॉलिक इशू नहीं है, दैट इज कॉल्ड। इसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो ये कौन सा केस है, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब इसकी कॉज अगर आप लोगों से सर पूछे, नंबर 1 हाइपर वेंटिलेशन। किसके अंदर, हाइपर वेंटिलेशन। वो क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन में पेशेंट की जो सांस की रफ्तार है वो तेज हो जाती है। जितना जल्दी जल्दी हम सांस छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सहेल होती जाएगी, तो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, कम होगी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज लो pH विल बी हाई, दैट इज रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस। एनआरई स्टेप 1 में पहले क्वेश्चन आता था और उसमें ये पूछता था कि एक स्टूडेंट है वो NRE 1 की या NLE 1 की तैयारी कर रहा था और कल उसको एग्जाम है, लेकिन वो एंजाइटी में या वो स्ट्रेस में चला गया जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या हो गया, ज्यादा, और उसको स्वेटिंग आने लग जाए। तो जिसको स्वेटिंग आती है स्ट्रेस की वजह से और उसके सांस लेने की रफ्तार तेज होगी, सो दैट इज अ क्लू टुवर्ड हाइपर वेंटिलेशन। किसकी तरफ, हाइपर वेंटिलेशन। सो एनी कंडीशन, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो कोई भी कंडीशन है जिसमें हाइपर वेंटिलेशन होगी तो उसमें रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है। ठीक है। सो हाइपो वेंटिलेशन में रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, हाइपर वेंटिलेशन में रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। ठीक है जी, इसको ऐसे याद करना है। आप लोगों से अगर मैं एक और सवाल करता हूं, देखें मिसाल के तौर पे, चले जी आप लोग मुझे ये बताएं कि एक पेशेंट है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। अगर वहां केस के ऊपर लिखा है कि एक पेशेंट है वो सीवियर वोमिटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, सीवियर वोमिटिंग। तो अगर एक पेशेंट है वो वोमिट कर रहा है तो उसका ABG फाइंडिंग बताए। इसमें वो वैल्यू नहीं देते, मतलब इसमें pH वगैरह या वो वैल्यू नहीं देते, वो डायरेक्ट आपने डायग्नोज करना होता है। तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा सोच के बताना है। देखिए वोमिटिंग क्या है, रिफ्लक्स या एंटी पेरिस्टालिसिस है। मतलब अगर हम पेरिस्टालिसिस को उल्टी करें, पेरिस्टालिसिस इज द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द GIT मसल दैट शुड बी अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर सेम पेरिस्टालिसिस हम उल्टा करें तो वोमिटिंग हो जाती है। तो एंटी पेरिस्टालिसिस इज कॉल्ड ऑफ वोमिटिंग, जिसको हम इमेसिस कहते हैं। अब वोमिटिंग के अंदर जो वोमिटिस होता है ये तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स होते हैं और स्टमक के अंदर HCl है। क्या है, HCl। तो वोमिटिंग में हम एसिड बाहर फेंक करें, HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब आप HCl बाहर फेंकेंगे तो बॉडी के अंदर एसिडिटी कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। तो जब एसिडिटी कम होगी, एसिडोसिस नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, अल्कलोसिस। तो pH बढ़ेगी। तो वोमिटिंग में क्या होती है, अल्कलोसिस। लेकिन अब ये रिस्पिरेटरी इशू है कि मेटाबॉलिक, यह मेटाबॉलिक है। तो वोमिटिंग के अंदर लिखे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक। इसका आंसर ये है कि आप जब वोमिट करते हैं तो मतलब हम HCl को बाहर निकालते हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट को निकालते हैं, और आप लोगों को पता है इसमें गैस्ट्रिक एसिड होती है। तो अगर आप एसिड बॉडी से बाहर फेंक रहे तो बॉडी के अंदर pH तो बढ़ेगी ना, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराती है। तो सीवियर वोमिटिंग कैन कॉज मेटाबॉलिक, वर्ड आंसर इज दैट इज अल्कलोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिखे। कभी कभार वो आप लोगों को बताते हैं कि एक पेशेंट है वो डिहाइड्रेट है और उसकी जो डिहाइड्रेशन की वजह है वो डायरिया है। क्या है, डायरिया है। सो डायरिया के अंदर जो ABGs है वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। देखिए इसका आसान आंसर ये है, वो वाइवा में कभी कभार पूछता भी है कि सर डायरिया का मतलब यह है इंक्रीज GIT मोटिलिटी। जब GIT मोटिलिटी ज्यादा हो जाए और स्टूल पासिंग फ्रीक्वेंसी यूजुअल से ज्यादा हो जाए एंड द स्टूल बिकम लूज, दैट इज नोन एज डायरिया। अब जो डायरिया है इसमें आप लोगों को पता है न कि फ्लूइड लॉस होती है, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन डायरिया टू बी लॉस दैट इज HCO3, बाइकार्बोनेट है। क्या है, बाइकार्बोनेट। तो अगर डायरिया के दौरान बाइकार्बोनेट बॉडी से ज्यादा लॉस होगा तो HCO3 का वैल्यू ब्लड में क्या होगी, कम। HCO3 कम तो pH भी कम। तो लेके मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
तो यहाँ पे वो स्टूडेंट पास होता है और वो स्टूडेंट को नंबर मिलते हैं जो आंसर करता है। वो क्या आंसर होना चाहिए? अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड डायरिया, आंसर शुड बी एक्सेस लॉस ऑफ HCO3 या एक्सेस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट। कि बाइकार्बोनेट ज्यादा लॉस होने की वजह से, मतलब जो pH है बॉडी का वो कम हो जाती है, दैट लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हमें पता है कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3। तो जब HCO3 हम ज्यादा लॉस करेंगे तो बॉडी में HCO3 क्या होगी? कम होगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। HCO3 कम तो pH भी कम हो जाती है। ठीक है, सो वोमिटिंग याद रखें, NRE स्टेप 2 में ये चीजें आती हैं। ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ठीक है जी। अब एक और इंपोर्टेंट, इसको मैं स्टार का रैंक देता हूँ। स्टार इसलिए कि ये क्वेश्चन NRE स्टेप 2 के अंदर आप लोग घर जाकर देखेंगे तो बार बार रिपीट है। उसमें आप लोगों से वो ये पूछता है कि एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज टाइप 1 है। क्या है? डायबिटीज टाइप 1 है। और वो पेशेंट लाया गया है हॉस्पिटल के अंदर 3 बातों के साथ: डिलीरियम, कुशमल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल पेन। मैंने 3 चीजें बताई हैं। डिलीरियम का मतलब होता है मेंटल स्टेटस चेंजेस। डिलीरियम का मतलब क्या है? मेंटल स्टेटस चेंजेस। कुशमल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल पेन, दैट इज कॉल्ड DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो आप लोगों से फिर वो ये पूछते हैं कि इसकी ABGs फाइंडिंग मालूम करें और उसमें अनाइन गैप क्या होता है। तो मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये क्वेश्चन NRE 2 के अंदर बहुत मर्तबा बार बार रिपीट हुआ है कि अगर एक पेशेंट डायबिटिक है और उसकी ABGs उन लोगों ने ली है, एक तो वो इंटरप्रेट करना है और फिर इसके अंदर हमें उसका अनाइन गैप मालूम करना है। क्या मालूम करना है? अनाइन गैप। थोड़ा सा देखते हैं और से सुने। एक्चुअली जो पेशेंट होता है DM1 टाइप 1 डायबिटीज, तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें यूजुअली बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है। तो जब पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल खराब होंगे तो आप लोग लेके देयर विल बी नो इंसुलिन, इसमें इंसुलिन होता नहीं है। ठीक है जी। इंसुलिन अगर होगी और वो रिसेप्टर पे काम नहीं करेगी, वो टाइप 2 डायबिटीज है। लेकिन जो हमारे पास टाइप 1 डायबिटीज है, इसमें क्या होगा? इंसुलिनो एब्सेंट होती है। सो व्हेन इंसुलिन इज एब्सेंट, थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ से फिजियोलॉजी का हेल्प लेना है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, ये कुछ चीजें बनाता है और कुछ चीजों को तोड़ता है। ये बात गौर से सुनने वाली है। ये कुछ चीजों को बनाता है, कुछ चीजों को तोड़ता है। बनाने के काम को एनाबोलिज्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ एनाबोलिज्म, और तोड़ने के काम को कैटाबोलिज्म कहते हैं। तो हम कहते हैं जो इंसुलिन है ये एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक इन नेचर दोनों है, लेकिन ये ज्यादातर मेजर एनाबोलिक है। क्या है? मेजर एनाबोलिक है। अब मिसाल के तौर पे ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है, क्योंकि इंसुलिन का काम ग्लूकोज को लो रखना है। तो ये कम करना एक किस्म की तोड़फोड़ है, मतलब कम करता है। और ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटियोजेनेसिस करता है। ये अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के प्रोटीन्स बनाता है। ये फैटी एसिड्स को जोड़ के आपस में ये लिपिड्स बनाता है। ये लाइपोजेनेसिस करता है, प्रोटियोजेनेसिस करता है। बट ये ग्लूकोज की लेवल को हाई से क्या करता है? कम करता है। अब मैंने एक बात बताई, व्हाट इज द नॉर्मल इफेक्ट ऑफ इंसुलिन ऑन लिपिड? लाइपोजेनेसिस। ये क्या करता है? लाइपोजेनेसिस। अब टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन क्या है? एब्सेंट है। तो फिर लाइपोजेनेसिस नहीं होगी, तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, लाइपोलाइसिस। क्या होगी? लाइपोलाइसिस। तो टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन ना होने की वजह से क्या होती है? लाइपोलाइसिस। अगर इंसुलिन होती तो फिर क्या होती? लाइपोजेनेसिस। लेकिन अब इंसुलिन है नहीं तो क्या होगी? लाइपोलाइसिस। अब ये जो लाइपोलाइसिस है, इसकी ब्रेकडाउन से फ्री फैटी एसिड बनेगी। क्या बनेगी? फ्री फैटी एसिड। तो आप लोग लेके यहाँ से फ्री फैटी एसिड बनेगी, और ये जो फ्री फैटी एसिड है ये बाद में जाके कन्वर्ट होती है एसिटाइल को ए में। किस में कन्वर्ट होती है? एसिटाइल को ए। अब आप लोग सिर्फ इतना याद रखें, हमें सिर्फ स्टेशन पास करना है। 4 से 5 मिनट का स्टेशन होता है। एसिटाइल को ए इज नथिंग, इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड। जिस तरह हम ग्लूकोज के बारे में कहते हैं C6H12O6 है, तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इस तरह पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, तो एसिटाइल को ए इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। ये जो एसिटाइल को ए है ये ब्लड के जरिए पहुंचती है लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। और ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल को ए आपस में इकट्ठी होती है और इसको कहते हैं कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल को ए। ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल को ए जब आपस में मिलती है तो ये लेटर कन्वर्ट होती है कीटोन बॉडी में। किसमें कन्वर्ट होती है? कीटोन बॉडी में। सो कीटोन बॉडीज लीवर में बनती है और ये एसिटाइल को ए की कंडेंसेशन से बनती है। एसिटाइल को ए मॉलिक्यूल जब आपस में ज्यादा इकट्ठे हो जाए तो मल्टीपल स्टेप्स के जरिए ये क्या बनाती है? कीटोन बॉडी। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी द नेम्स ऑफ कीटोन बॉडी? शाबाश। वन इज एसीटोएसीटेट। क्या होता है? एसीटोएसीटेट। अनदर इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और अनदर इज एसीटोन। ठीक है जी, ये 3 कीटोन बॉडी है। नंबर 1 एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसीटोन। ये 3 कीटोन बॉडीज होते हैं। इसमें सबसे लाइटेस्ट हल्की कीटोन बॉडी एसीटोन है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में जब DKA होता है, जब वो ब्रीथ करता है तो उससे फ्रूटी ऑर्डर आता है या फ्रूटी स्मेल आता है। दैट इज बिकॉज ऑफ एसीटोन। किस वजह से? एसीटोन की वजह से। अब इधर फोकस करें, ये जो कीटोन बॉडीज बनते हैं ना, ये फिर कंटिन्यूसली रिलीज करते हैं H आयन। कौन सी आयन? H आयन। और आप लोग को शायद ये भी पता होगा, इसको प्रोटॉन कहते हैं। जो H है दैट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्या है? एसिडिक।
तो बॉडी में जितना H रिलीज होगा, अब ये क्या है, ये माहौल को खराब करेगा, लेकिन बॉडी क्या करती है, इस H को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। अब जब बॉडी में किस चीज की लेवल बढ़ेगी, H की, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी क्या खर्च करेगी, HCO3। अब देखें ना, ये क्या बनेगी, H2CO3, क्या बनेगी, H2CO3। अब ये डिसोसिएट होती है, ये H2 अलग हो जाता है, इसमें कितने O है, 3, एक इसके साथ मिलकर H2O बन गया है और ये CO2 बन जाएगा इस तरह। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करेंगे और ये वाटर सेल यूज करेगी, इसलिए H का जो इफेक्ट है वो हमने न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन इस H का इफेक्ट खत्म करने के लिए हमें किसको कुर्बान करना पड़ता है, HCO3। तो जितना H ज्यादा बनेगा, HCO3 का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा, हाँ कम होगा, क्योंकि वो यूज हो रहा है। तो इसका मतलब इस H की वजह से डिक्रीज HCO3, और जब HCO3 का लेवल क्या होगा, कम होगा, तो pH बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, क्योंकि HCO3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब pH कम होगा, द पेशेंट डेवलप एसिडोसिस, क्या होगी, एसिडोसिस होगी। देखिए हम वही ABGs पे जा रहे हैं, ये सारा कंसेप्ट आप लोगों ने सीखना है। अब ये जो पेशेंट है, ये पहले से क्या था, डायबिटिक था, पेशेंट वाज डायबिटिक, और इंसुलिन ना होने की वजह से उसमें क्या बन गए, कीटोन बॉडी, और कीटोन बॉडी ने क्या रिलीज किया, H आयन, जिसने कंज्यूम किया HCO3 और एनवायरनमेंट को क्या बनाया, एसिडोटिक। सो पेशेंट वाज डायबिटिक, जिसमें कीटोन बॉडी बन के एसिडोसिस, इसलिए इसको हम DKA कहते हैं, दैट इज डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है जी। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये उन डायबिटिक पेशेंट में होती है जिनमें इंसुलिन नहीं होती। ये कॉम्प्लिकेशन है टाइप 1 डायबिटीज की, ये टाइप 2 डायबिटीज में नहीं होती, इसलिए कि वहां पे इंसुलिन होती है, वो सिर्फ ग्लूकोज पे काम नहीं करती, वो लाइपोजेनेसिस कर सकती है, और जहां पे लाइपोजेनेसिस होगी वहां पे कीटोन बॉडी नहीं बनती। सो द रीजन बिहाइंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बिहाइंड कीटोन बॉडी, दैट इज लाइपोलाइसिस। ये क्या होती है, लाइपोलाइसिस। सो दैट इज कॉल्ड DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, दैट इज कॉल्ड DKA, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। अब इसमें जो पेशेंट आते हैं, अब देखें D का मतलब होता है डिलीरियम, क्या होता है, डिलीरियम, दैट इज डिलीरियम का मतलब मेंटल स्टेटस चेंजेस, कि इन पेशेंट में जब ये लेके आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, आप लोगों ने माशाल्लाह हॉस्पिटल में काम किया होगा, तो बहुत सारे DKA पेशेंट आप लोग देखते हैं। सो जो डिलीरियम है, इसमें पेशेंट सेमी कॉन्शियस होता है, या वो अलर्ट नहीं होता, मेंटली वो अलर्ट नहीं होता, वो कोमाटोस टाइप होता है, इसको मेंटल स्टेटस चेंजेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिलीरियम। इसकी जो ब्रीदिंग है वो डीप होती है, उसको कोशमल ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशमल ब्रीदिंग। और A फॉर एब्डोमिनल पेन, इसके साथ आती है एब्डोमिनल पेन। तो अगर प्रीवियसली नोन केस है टाइप 1 डायबिटीज की, एंड दैट पेशेंट डेवलप डिलीरियम, कोशमल ब्रीदिंग एंड एब्डोमिनल पेन, और वो टाइप 1 डायबिटीज यंगर एज में होता है, किस में होता है, यंगर एज में, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। तो ऑलवेज थिंक अबाउट दैट इज DKA। एनआरई स्टेप 2 का वाइवा ये है कि व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इन DKA, दैट इज IV फ्लूइड। क्या लगाते हैं, IV फ्लूइड, ये पहला स्टेप होना चाहिए। और IV फ्लूइड लगाने के बाद इंसुलिन देंगे, क्या देंगे, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन है नहीं, तो हम बाहर से इंसुलिन देंगे ताकि इस लाइपोलाइसिस को रोके, और जब ये रोकेगा तो फिर ये सारा कीटोन बॉडी भी नहीं बनेगी और एनवायरनमेंट एसिडोसिस की तरफ भी नहीं जाएगा। जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, इस पे ह्यूमन बॉडी के 80% एंजाइम काम नहीं करते हैं, और एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। तो जब एसिडोसिस के अंदर एंजाइम काम नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेटाबॉलिज्म फेल हो जाती है, इसलिए पेशेंट डेवलप लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन एसिडोसिस। अब सवाल ये है, एक तो हम IV फ्लूइड लगाते हैं, दूसरी हम इंसुलिन, और जो इंसुलिन इसमें देते हैं इसको रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमुलिन R। किसके नाम पे आता है, ह्यूमुलिन R के नाम पे। ये भी आप लोगों से वो पूछता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमुलिन R। ये जो ह्यूमुलिन R है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन। ह्यूमुलिन इज अ ह्यूमन इंसुलिन एंड दैट इज R मीन रेगुलर। सो रेगुलर इंसुलिन देते हैं, और इसका रूट IV होना चाहिए, क्योंकि ये हम IV देते हैं, इसकी वजह यह है कि बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और एक इमरजेंसी केस। लेकिन इंसुलिन ज्यादा देने से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि नहीं, तो इसके साथ हम डेक्सट्रोज भी देते हैं। क्या देंगे, डेक्सट्रोज। तो IV फ्लूइड, हम इंसुलिन देते हैं, और साथ में हम डेक्सट्रोज भी देते हैं। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फॉर द DKA। अब इसके अंदर सर आपसे ये पूछेगा कि DKA के पेशेंट में ABGs अगर वो आपसे पूछे कि एसिडोस होता है कि अल्कलोसिस, आंसर इज एसिडोसिस। अब ये मसला ये रेस्पिरेटरी का है कि मेटाबॉलिक का है, मेटाबॉलिक, क्योंकि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो खराब है, क्योंकि इंसुलिन है नहीं तो ग्लूकोज पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो आप लोग कहेंगे DKA इज द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये किसका एग्जांपल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एक पेशेंट है, वो सुवेयर एक्सरसाइज करता है। सुवेयर एक्सरसाइज में जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी की डिमांड ऑक्सीजन की क्या होती है, ज्यादा के कम, ज्यादा होती है, तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। एक वक्त आता है कि अगर हम दौड़ते रहते हैं तो हमारी टिश्यूज को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जो बॉडी डिमांड करती है, तो फिर क्या होता है, टिश्यूज को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। इनिशियली तो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और जब ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाए, कम, तो फिर कौन सी रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड। तो एनी पैथोलॉजी जिसमें लैक्टिक एसिडोसिस होता है वो भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। सो लैक्टिक एसिडोसिस इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एक पेशेंट है, उसको इस्कीमिया है, उसका वेसल ब्लॉक है,
या उसको हाइपोक्सिया है। हाइपोक्सिया का मतलब डिक्रीज ऑक्सीजनेशन है, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कौन सा रेस्पिरेशन आएगा, एरोबिक एनारोबिक, एनारोबिक आएगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेंगे, तो वो भी हाइपोक्सिया है या इस्कीमिया है, इन सब के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ठीक है जी, तो लैक्टिक एसिडोसिस। एक और क्वेश्चन आपसे अगर सर ये पूछता है कि ऐसा ड्रग बताए जिसकी टॉक्सिसिटी में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, आप लोग सिंपल याद रखिए एस्पिरिन। क्या होता है, एस्पिरिन। एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। ठीक है जी, सो दीज ऑल आर द क्लू फॉर द एबीजीज इंटरप्रिटेशन एंड यू पीपल मस्ट प्रैक्टिस अबाउट इट, दैट इज वेरी वेरी इजी टू आंसर। वो आप लोगों को कभी कभार कहते हैं कि अब इस सिनेरियो को गौर से देखना, प्लीज सारे सुने और इसको गौर से देखें, और मैं तो इंशाल्लाह यकीन रखता हूँ कि अगर लैब में आएगी ना तो इस सिनेरियो के 80% चांस है। तो आप लोग इस तरह देंगे कि एक पेशेंट है, वो यंगर एज का है, 16 साल का है, 18 साल का है, एंड दैट पेशेंट ब्रॉट बाय द फैमिली मेंबर टू द हॉस्पिटल ड्यूरिंग नाइट विद कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन, खुशमल ब्रीदिंग, फ्रूटी ऑर्डर स्मेल एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस। और उसका जब हमने ब्लड शुगर चेक किया वो बहुत ज़्यादा है और उसका इंसुलिन एब्सेंट है, तो आपको पता चल गया कि ये जुवेनाइल डायबिटीज़ है और उसको DKA है। फिर वो आपको बताएंगे, उसके हमने कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन की है, इसका pH इतना है, इसका HCO3 इतना है। फिर वो इलेक्ट्रोलाइट्स बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स चेंजेस इज, पोटासियम इतना है, कैल्शियम इतना है। तो वो आप लोगों से नीचे ये पूछेंगे कैलकुलेट अनाइन गैप फॉर दिस पेशेंट, क्या आपने इस पेशेंट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, अनाइन गैप। तब हेडिंग ले लें कि एनाइन गैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट एनाइन गैप। अब इसको डिस्कस करते हैं कि एनाइन गैप क्या है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट जब NRE स्टेप 2 में जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हाउ टू कैलकुलेट अनाइन गैप। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनाइन गैप को मालूम कैसे करते हैं। देखिए वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप लोग लिखे सोडियम दैट इज Na+, हाँ जी, सोडियम प्लस दैट इज पोटासियम। तो देखिए Na+ प्लस K+, या आप लोग लिखे कि सोडियम प्लस पोटासियम, ये हम प्लस करते हैं। फिर इससे हम माइनस करेंगे HCO3, HCO3 मीन बाइकार्बोनेट प्लस क्लोराइड। अब देखिए पहले दो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और आखिरी दो पे कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप लोग अगर सर को बताना चाहे फिर से सुने सारे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो सोडियम या पोटासियम है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इनको कैटाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटाइन। और इन दोनों में कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, इनको एनाइन्स कहते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड कैटाइन एंड एनाइन दैट इज कॉल्ड अनाइन गैप। कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान जो डिफरेंस हम निकालते हैं, जो फर्क हम निकालते हैं, उसका नाम क्या होता है, अनाइन गैप होता है। तो अनाइन गैप अगर सर आपको कहे मालूम करें तो फिर उस इन्वेस्टिगेशन के नीचे सोडियम का वैल्यू देना होना चाहिए, पोटासियम वैल्यू होनी चाहिए, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट का वैल्यू भी जरूरी होता है। इन 4 वैल्यूज के बगैर हम अनाइन गैप मालूम नहीं कर सकते। ठीक है जी, मैं मिसाल के तौर पे आम लोगों को बताता हूँ कि अगर सोडियम है ना, सोडियम ये 135 से लेके 145 तक नॉर्मल होता है। लेकिन अनाइन गैप जब हम एक हेल्दी पर्सन का मालूम करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम नंबर कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में सोडियम का मिनिमम नंबर 135 है। क्या है, 135 है। प्लस पोटासियम 3.5, याद है कि नहीं, ये 3.5 से लेके 5.5 तक होता है। तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3.5। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस बाइकार्बोनेट अभी हमने पढ़ा था वो 22 है, ये 22 से 26 तक होता है। तो उसका मिनिमम नंबर कितना है, 22 है। और जो क्लोराइड है ये 100 है। कितना है, 100, क्योंकि नॉर्मल क्लोराइड इज फ्रॉम 100 टू 110। कितना होता है, 100 टू 110। अब अगर हम यहाँ पे देखें 138.5 ये इस तरह आता है, और माइनस लिखे तो 122, क्योंकि 100 के साथ हम 22 प्लस करेंगे तो ये 122 आएगा, और 135 प्लस 3.5 ये 138.5 आएगी। अब इससे हम ये माइनस करेंगे, अगर आप देखें मिसाल के तौर पे इससे हम इसको माइनस करेंगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आता है। ऐसा है कि नहीं, 16 पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनका अनाइन गैप देखें वो 13 से लेके 17 के दरमियान आता है। कितना, 13 से लेके 17, दैट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। सो नॉर्मल अनाइन गैप का मतलब यह है दैट इज कॉल्ड 13 टू 17। कुछ बुक्स वाले कहते हैं 10 टू 16 है, कुछ कहते हैं जनाब ये वैल्यू वेरी करती है। तो आप लोगों ने जस्ट मैक्सिमम 17 याद रखना है और मिनिमम 13 याद रखना है। इसके नीचे अगर आ जाए वो लो है, और अगर 17 के ऊपर आ जाए तो वो रेज्ड है। तो हमें फिर ये कैलकुलेट करना है, उनको जस्ट ये बताना है कि सर इस अनाइन गैप को देखते हुए आइदर इट इज रेज्ड और नॉट रेज्ड। लेकिन इससे पहले हर एक को एग्जाम में जाने से पहले ये फार्मूला आना चाहिए कि अनाइन गैप को मालूम कैसे करते हैं। तो जब आप लोग ये जानेंगे दैट विल बी वेरी वेरी इजी टू आंसर। अब एक पेशेंट है, उसको मैंने आप लोग को क्या बताया था, इसको DKA है। क्या है, DKA है। आप लोग इमेजिन ये करें कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, DKA के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली जो कीटोन बॉडी है वो H बनाता है, और इस H को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आ रहे हैं, HCO3। तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल में सबका बन गया कि DKA के पेशेंट में HCO3 ज्यादातर यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो फ्री लेवल इसका क्या है, कम है कि ज्यादा, कम है। तो DKA में अगर हम HCO3 की बात करते हैं तकरीबन ये कम है, तो 22 से कम होगी कि ज्यादा,
कम होगी, मिसाल के तौर पे 16 पे आ चुका है, तो DKA के मरीज में HCO3 हमेशा कम होती है, ठीक है जी। तो आप लोग इसका अगर अनायन गैप लेंगे देखिए इसका सोडियम फ्लक्चुएट नहीं होता, ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल एक्सेप्ट कौन सी चीज़ चेंज होती है, HCO3। यहाँ पे 16 प्लस हम क्या करेंगे 100 करेंगे, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए 138.5 माइनस 116। अगर हम इस पेशेंट का अब अनायन गैप मालूम करेंगे अजी इस पेशेंट का, तो 138 से हम 116 को माइनस करेंगे, तकरीबन 22.5 आता है। कितना आता है 22.5। अब 22.5 का मतलब ये है कि अनायन गैप जो है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल है, इसको हम हाई अनायन गैप कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं रेज्ड अनायन गैप। अब ये अनायन गैप इसलिए बड़ा है कि HCO3 का लेवल क्या है वो कम है, और जब अनायन गैप हाई होता है इट शोज एसिडोसिस इन द बॉडी, ये हमें क्या बताती है एसिडोसिस। तो आप लोग अगर ये भी बताएंगे कि सर व्हेनेवर अनायन गैप इज वेरी हाई इट विल शोज अस एसिडोसिस, ये हमें क्या बताएगी एसिडोसिस बताएगी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द अनायन गैप। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस क्या है, और ये याद रखना है कि अनायन गैप, ठीक है जी। अब देखें अगर सर आपसे ये पूछे कि अगर पीएच है और उसको डिस्टर्ब किया है PCO2 ने, तो फिर पैथोलॉजी कौन सी है रेस्पिरेटरी, क्या है रेस्पिरेटरी। उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी आर्गन है कि वो कंपनसेट करने की कोशिश करती है, वो ये चाहती है कि मैं इस एसिडोसिस को खत्म करूं। तो जब प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी होती है तो किडनी कंपनसेट करती है, क्या चीज़ किडनी, और अगर मसला किडनी का है तो लंग्स कंपनसेट करती है, क्योंकि जब यूरीमिया होता है ना रीनल फेलियर, तो उसमें टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बढ़ जाते हैं, तो उसमें एक्सेस टॉक्सिन को या एक्सेस गैस वगैरह उनको निकालने का काम कौन करता है, दैट इज लंग, वो हाइपर वेंटिलेशन में चले जाते हैं। अब सवाल ये है मिसाल के तौर पे आप लोग को यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ, जिस तरह MUD दैट इज मर्ड, M से मुराद होता है मीथानॉल पॉइजनिंग, ये अल्कोहल पॉइजनिंग है, मीथानॉल पॉइजनिंग है। U फॉर यूरेमिया, U फॉर यूरेमिया, एंड D फॉर सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स है, और ड्रग के अंदर क्लासिकल एग्जांपल है एस्पिरिन, मैंने बताया है, कौन सा एस्पिरिन। यूरीमिया का मतलब रीनल फेलियर है, यूरीमिया का मतलब रीनल फेलियर है, तो मीथानॉल पॉइजनिंग, हाँ U फॉर यूरीमिया, D फॉर ड्रग एंड D फॉर DKA डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये मर्ड जो है ये आप लोग सिंपल वाइवा के लिए, इस तरह तो काज ज़्यादा है बट वाइवा के लिए कि सर मीथानॉल या इथानॉल या अल्कोहल पॉइजनिंग, रीनल फेलियर, सम ड्रग एंड DKA दे ऑल कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये क्या कराते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, और ये लैक्टिक एसिडोसिस वगैरह भी सारे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं। अब सवाल ये है जो एस्पिरिन है ना एस्पिरिन, इसके बारे में एक और अहम बात बताने लगा हूँ, और मैं मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग NRE 1 में शायद इतना अच्छा नहीं पढ़े हैं, लेकिन वाइवा में वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि जो एस्पिरिन है इसकी जब पॉइजनिंग होती है ना इनिशियली ये टिनेटस कराता है, मतलब ये हियरिंग प्रॉब्लम कराती है, और एस्पिरिन कैन कॉज रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर दैट इज कॉल्ड टिनेटस। जो एस्पिरिन है ये ब्रेन में जाके रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट करता है, क्या करता है रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट। तो अगर आप किसी पेशेंट की रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट करेंगे तो उसकी सांस लेने की रफ्तार तेज होगी कि स्लो होगी, तेज होगी। तो एस्पिरिन पॉइजनिंग में इनिशियली हाइपर वेंटिलेशन होती है, और जब हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में क्या होगी कम, जब वो कम होगी तो पीएच ज़्यादा। तो इनिशियली एस्पिरिन पॉइजनिंग में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है और बाद में जाके ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराता है। सो ऐसा ड्रग जो इनिशियली रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कराए और बाद में जाके मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराए दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन, वो क्या होना चाहिए ये एस्पिरिन है। So I think this is clear now. That is ABGs and their interpretation. अनायन गैप आप लोगों ने NRE 2 में जाने से पहले जरूर करना है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ है ना इससे पहले, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें नहीं था, इससे पहले चारों स्टेशंस को ये अनायन गैप आया था कि जस्ट आपको उसने पेज पे वैल्यू दी थी और आपको बताया था कि गिवन वैल्यू के मुताबिक मालूम करें कि अनायन गैप रेज है या लो है। तो आप लोग को ये पता हो कि हम पहले सोडियम पोटासियम को प्लस करेंगे और फिर बाइकार्ब और क्लोराइड को प्लस करेंगे, और इससे जो वैल्यू आएगी वो इसका डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी अनायन गैप फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है जी। तो अगर वो 13 और 17 के दरमियान है वो नॉर्मल है, 13 से कम है तो लो है, अगर 17 से ज़्यादा है तो हाई अनायन गैप होता है, ठीक है जी। इसके बाद एक और टेस्ट है लेकिन वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड थायराइड फंक्शन टेस्ट। वो आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म क्या है, सेकेंडरी हाइपर। देखिए जो हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म होता है ये हम T4 वैल्यू को देखते हुए बताते हैं, T4 अगर ज़्यादा है तो हाइपर थायराइडिज्म है। अब इसके साथ हम फिर कंपेयर करते हैं TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर T4 ज़्यादा के साथ TSH कम है तो ये नेगेटिव फीडबैक है, दैट इज प्राइमरी केस, ये क्या है प्राइमरी। और अगर दोनों सेम ज़्यादा है तो सेकेंडरी है, सेकेंडरी SS फॉर सेम डायरेक्शन है, वो बताया था कि नहीं। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख रहे हैं TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट और ब्रैकेट में लेके ऑलरेडी कवर्ड, ताकि आप लोग घर जाके तो TFT बैक एंड से भी देखे, जहाँ पे हमने इसको पढ़ा है दोबारा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ना। इसमें आप लोगों को सिखाया था कि प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्या है, सेकेंडरी हाइपर क्या है और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म क्या है, सब क्लिनिकल
हाइपरथायराइडिज्म क्या है। लेकिन वो आप लोगों से जस्ट सिंपल सवाल करते हैं कि एक पेशेंट है, उसका T3 T4 बहुत ज़्यादा है और उसका जो TSH है वो कम है, TSH उसका कम है एंड T3 T4 वेरी हाई, बट दैट पेशेंट हैज प्रीटिबियल एडिमा और एक्सोप्थेल्मस। तो प्राइमरी हाइपरथायराइड है लेकिन उसको ग्रेव्स डिजीज है। क्या है? ग्रेव्स डिजीज है। मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे समझने के लिए एक चीज बताने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल थायोयूरासिल। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल थायोयूरासिल। इसको हम कहते हैं PTU, दैट इज कॉल्ड PTU। और इसके नीचे आप लोग लिखें दैट इज कॉल्ड मेथिमजोल। कौन सा है? मेथिमजोल, दैट इज मेथिमजोल। और आखिर में लिखे दैट इज कॉल्ड प्रोप्रानोलोल। कौन सा? प्रोप्रानोलोल। इसमें आप लोग कार्बिमाजोल या मेथिमजोल ये एक ही होता है, ठीक है जी। अब ये तीन चीजें हैं। शाबाश। फर्स्ट ड्रग का नाम क्या है? प्रोफाइल थायोयूरासिल, वेरी गुड। और सेकंड ड्रग का नाम मेथिमजोल, थर्ड वाला प्रोप्रानोलोल। इन तीनों को कहते हैं एंटी थायराइड मेडिकेशन। ये मतलब वो मेडिकेशन है जिससे हम हाइपरथायराइड स्टेटस को लो कर सकते हैं। जब T3 T4 ज्यादा होता है तो ये ड्रग इस्तेमाल होते हैं जिससे हम पेशेंट की T3 T4 को कम कर सकते हैं। तो ये वो ड्रग है जो हम हाइपरथायराइडिज्म में देंगे कि हाइपो में? शाबाश, हाइपरथायराइडिज्म। इसलिए कहते हैं इसको हम एंटी का मतलब क्या है? खिलाफ। एंटी हाइपरथायराइडिज्म को कहते हैं एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी हाइपरथायराइड मेडिकेशन। कि जब थायराइड ग्लैंड हाइपरथायराइडिज्म में चला जाए तो उसके खिलाफ जो ड्रग देते हैं वो एंटी हाइपरथायराइड मेडिकेशन है। इसमें छोटी सी वाइवा चलती है। सर आपसे पूछता है कि कब आप किसको रेफर करेंगे? या प्रोफाइल थायोयूरासिल है, मेथिमजोल है, इसके दो तीन बातें हो। देखिए मैं इसको आप लोगों को एक सिंपल कॉन्सेप्ट से सिखाने की कोशिश करता हूँ। फार्माकोलॉजी इज सुपर इजी, इसका जस्ट ट्रिक आप लोग को आना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि T3 और T4 जब ये फोलिकुलर सेल में बनते हैं तो आप लोगों को वो तीन स्टेप्स आने चाहिए। मिसाल आयोडीनेशन, फिर ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग। ये तीन बताए थे कि नहीं? और इन तीनों स्टेप्स के अंदर एक एंजाइम था जिसका नाम TPO, थायराइड परऑक्सीडेज। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम फॉर दिस थायराइड हार्मोन सिंथेसिस दैट इज कॉल्ड TPO, दैट इज कॉल्ड थायराइड परऑक्सीडेज। और मैंने आप लोग को ये भी सिखाया था T3 इज मोर एक्टिव बट अबंडेंट बॉडी में कौन सा है? T4 है। अब जब यहाँ पे रिलीज होते हैं, मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे जाके सेल पे काम करना है, तो जिस सेल के ऊपर ये T3 T4 काम करते हैं उनको टारगेट सेल कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये जाते हैं तो ये भी बात बताई थी कि इनका रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर है। ये जो T4 है ना, T4 ये तो डायरेक्ट काम कर नहीं सकता। तो इस T4 को हम पेरिफेरल एरिया के अंदर, टारगेट एरिया के अंदर पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? T3 में। तो इससे हम एक आयोडीन रिमूव करेंगे, क्योंकि 4 से एक रिमूव करेंगे तो 3 बनेगी, और इसका नाम 5' डी आयोडीनेज है। उस एंजाइम का नाम 5' डी आयोडीनेज है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो एक्शन है ये थायराइड में होता है कि पेरिफेरल में? पेरिफेरली मतलब टारगेट एरिया में जहाँ पे इसने काम करना है। अब प्लीज फोकस करें। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ड्रग है, उस ड्रग का नाम है ये, दैट इज ड्रग ए। और से सुने, अब ये जो ड्रग ए है ये जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर और इस TPO को इनहिबिट करता है, ठीक है जी, ड्रग ए। तो जो T3 T4 है उनकी मजीद सिंथेसिस नहीं होगी। और सेम ड्रग पेरिफेरी में आता है, पेरिफेरी में, और किसको ब्लॉक करता है? 5' डी आयोडीनेज। इसका मतलब ऐसा ड्रग जो T3 T4 को बनाने भी ना दे और पेरिफेरली T4 को T3 में कन्वर्ट भी ना करने दे, ताकि मजीद उसका एक्टिविटी क्या हो जाए? कम हो जाए। ये एक जगह पे काम करेगा, दो जगहों पे। इस ड्रग का नाम प्रोफाइल थायोयूरासिल है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोफाइल थायोयूरासिल। सो प्रोफाइल थायोयूरासिल इज द ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। इट इनहिबिट TPO, आल्सो इनहिबिट 5' डी आयोडीनेज। तो ये पेरिफेरली भी काम करता है और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर भी काम करता है। तो ये T3 T4 की प्रोडक्शन को भी काम करता है और इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन को भी काम कर सकता है, ठीक है जी। ऐसा करते हैं। अब गौर से सुने, एक और ड्रग मैं देता हूँ पेशेंट को, और वो ड्रग क्या करता है? मिसाल के तौर पे उस ड्रग का नाम है B। अब ये जो ड्रग है इसने करना क्या है कि दिस ड्रग गो एंड दे डायरेक्टली इनहिबिट TPO। किसको इनहिबिट करे? TPO। लेकिन इस ड्रग के अंदर ये खासियत नहीं है कि वो यहाँ पे भी काम करे। इसने तो दो जगहों पे काम किया था और इसने एक जगह पे सिर्फ TPO को ब्लॉक करने वाला ये मेथिमजोल होता है, दैट इज कॉल्ड मेथिमजोल। तो मेथिमजोल एक ऐसा ड्रग है, ये T3 T4 की मजीद प्रोडक्शन को ये कम कर सकती है, मतलब ये लो कर सकती है। दे आर ब्लॉकिंग दी थायराइड परऑक्सीडेज, ये TPO को ब्लॉक करती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात करते हैं, मिसाल के तौर पे एक और ड्रग है, देखिए उस ड्रग का नाम है C। अब वो ड्रग क्या करता है? वो इस TPO को कुछ नहीं कह सकता। वो ड्रग आके सिर्फ और सिर्फ किसको ब्लॉक करे? 5' डी आयोडीनेज, दैट विल बी प्रोप्रानोलोल। वो क्या है? प्रोप्रानोलोल। और T3 T4 जब बॉडी में बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? हार्ट रेट ज्यादा होता है, पल्पिटेशन होती है, क्योंकि T3 T4 एक्टिवेट β1 रिसेप्टर इन द हार्ट। तो उस हार्ट रेट पल्पिटेशन को कम करने के लिए भी हम एंड्राल या प्रोप्रानोलोल देते हैं। तो प्रोप्रानोलोल एक तो हार्ट रेट कम करती है बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर? β1, और ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी ब्लॉक कर सकती है। तो देखें इसका काम एक है कि दो? नहीं, ये एक TPO को ब्लॉक करता है, इसका काम एक है, ये इधर कन्वर्जन को ब्लॉक करता है। अगर इन दोनों की काम को इकट्ठा करे वो ये एक अकेला करता है, दैट इज प्रोफाइल थायोयूरासिल।
इसलिए ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द इनिशियल डोज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म इज पीटीयू, दैट इज प्रोफाइल थायोयूरासिल। तो ये प्रोडक्शन भी कम करेगी और ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी कम कर सकती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म इन ऑल द केसेस दैट इज पीटीयू, प्रोफाइल थायोयूरासिल। अगर एक फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर अगर उसको हाइपरथायराइडिज्म है, तो आप उस फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मुराद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ है, पहले 3 महीने में अगर आप उसको एंटी थायराइड मेडिकेशन देना चाहे, दैट इज सेफ एज वेल, दैट इज आल्सो पीटीयू। तो प्रोफाइल थायोयूरासिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायराइडिज्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हाइपरथायराइड मेडिकेशन देना चाहें, दैट इज कॉल्ड मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल होता है। ठीक है जी, तो ये इसके जनाब एक पॉइंट है दैट शुड बी रिमेंबर। एक साइड इफेक्ट याद रखे इस ड्रग का, दैट इज हेपेटोटॉक्सिसिटी। क्या कराता है? हेपेटोटॉक्सिक है, ये लीवर डैमेज करा सकता है। और ये जो मेथिमाजोल है ये क्यूटस एप्लेजिया कराती है। क्या कराती है? क्यूटस एप्लेजिया, CUTIS, क्यूटस एप्लेजिया। पटाव सिंड्रोम आप लोग को मैंने बताया था कि उसके अंदर बच्चों में स्किन कहीं ना कहीं पे एब्सेंट होती है, उसको भी क्यूटस एप्लेजिया कहते हैं। और क्यूटस एप्लेजिया मेथिमाजोल भी कराती है। और ये जो मेथिमाजोल है आजकल हॉस्पिटल में अगर आप लोग इंशाल्लाह काम करेंगे फ्यूचर में, या जो लोग करते हैं, तो जो लोग मेथिमाजोल लेते हैं उनको ब्लड के मसले आते हैं, इट कैन काज ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ये क्या कराती है? ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ये इसका एक साइड इफेक्ट है। तो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस मतलब WBC का जो लेवल है उसको कम करती है, खराब करती है। और जब WBC इम्पेयर्ड होगी तो फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, फिर इन्फेक्शन होती है। सो ए ग्रेनुलोसाइटोसिस एंड क्यूटस एप्लेजिया ये मेथिमाजोल की साइड इफेक्ट है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी विद नोजिया एंड वोमिटिंग ये प्रोफाइल थायोयूरासिल है। और जो प्रोप्रानोलोल है ये हम आस्थमा पेशेंट में नहीं देते हैं, क्योंकि आस्थमेटिक पेशेंट में ये ब्रोंको क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है, ये सांस की तकलीफ को मजीद बढ़ाती है। ये जो प्रोप्रानोलोल है ये डायबिटिक पेशेंट को भी ज्यादा नहीं देते, क्योंकि डायबिटीज के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कराता है। क्या कराता है? हाइपोग्लाइसीमिया। तो 2-3 जगह बता रहा हूँ जहां पे एंड्राल गोली से हम गुरेज करते हैं। नंबर 1 डायबिटिक पेशेंट में लॉन्ग रन के अंदर नहीं दे सकते। नंबर 2 दैट इज ब्रोंकियल आस्थमा। और नंबर 3 प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ नॉन एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को पहले से उस ड्रग से एलर्जी हो तो हम मजीद वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब ये डब भी ना दें, इस तरह की गोली मैंने पहले खाई थी, मुझे तो सांस का मसला रहा था। क्या पता वो आपका आस्थमा पेशेंट है, अब वो एंड्राल मजीद नहीं लेगा। तो प्रीवियस नॉन एलर्जी, ब्रोंकियल आस्थमा एंड डायबिटीज, इन सब के अंदर हम प्रोप्रानोलोल की यूज को कम रखते हैं। ठीक है जी, ये समझ गए। ये सारे के सारे एंटी थायराइड मेडिकेशन है। अगर एक पेशेंट है उसको हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें जो ड्रग देते हैं दैट इज लीवोथायरोक्सिन। क्या होता है? लीवोथायरोक्सिन एंड दैट इज एक्चुअली T4। सो लीवोथायरोक्सिन इज अ T4 दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। और ये जो T4 है इसकी हाफ लाइफ भी लॉन्ग है और ये बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टे करेगी। और यही T4 बॉडी में जाके फिर आगे कन्वर्ट होगी T3 में। किस चीज में? T3 में कन्वर्ट होती है। ये फॉर हाइपोथायराइडिज्म है एंड दीस 3 फॉर दी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट दी थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड देयर वाइवा क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग लेके LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है जी, ये भी हम कराते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका हम LFT कराते हैं या लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं। अब ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट है या जो हमारे पास LFT है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम देखते हैं। नंबर 1 इसमें हम लीवर एंजाइम्स देखते हैं। क्या देखते हैं? लीवर एंजाइम, जिसको हम ALT एंड AST कहते हैं। ठीक है जी, सो LFT के अंदर आप लोग यहाँ पे देखें, एक तो हम इसमें ALT देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं दैट इज कॉल्ड AST। एक्चुअली ये जो ELT और EST है, ठीक है जी, इसको हम SGPT और SGOT भी कह सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन ALT एंड EST दैट इज। फिर इसके साथ हम एल्ब्यूमिन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एल्ब्यूमिन, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो LFT के अंदर कम है, इट्स मीन के लीवर की सिंथेटिक प्रॉपर्टी वीक है। इसका मतलब ये है, देखिए ELT और EST अगर ये ज्यादा है तो फिर लीवर इंजरी है, अगर ये ज्यादा है तो लीवर इंजरी है, बट एल्ब्यूमिन कम है तो लीवर इंजरी है, क्योंकि जो लीवर है उसका नॉर्मल काम एल्ब्यूमिन बनाना है। इफ इट इज डिक्रीज इट्स मीन के जो सिंथेटिक प्रॉपर्टी है एल्ब्यूमिन बनाने की लीवर का वो वीक है। ठीक है जी, तो एक तो हम एल्ब्यूमिन चेक करते हैं। और एल्ब्यूमिन मेंटेन अनकोटिक प्रेशर, ये तो सबको पता है। अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी आ जाए द पेशेंट डेवलप एसाइटिस और एडीमा, क्योंकि लीवर फेलियर में या सीरोटिक पेशेंट में एडीमा की जो मेन वजह है वो लो अनकोटिक प्रेशर है। द रीजन इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। ठीक है, फिर इसके बाद लेके हम बिलिरुबिन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? बिलिरुबिन। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो बिलिरुबिन है इसके साथ वो लिखते हैं बिलिरुबिन, इसके साथ वो ये लिखते हैं कि ये जो बिलिरुबिन है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है जी, तो हम 3 तरह की बिलिरुबिन चेक करते हैं, जिसमें 2 तरह की क्लिनिकली इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड टोटल बिलिरुबिन। ठीक है जी, लेकिन हम ये 2 जो है याद करेंगे कि जो बिलिरुबिन है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और इसके साथ नीचे हम क्या चेक करेंगे? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या होता है। ठीक है जी,
अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंटली आप लोग के साथ ये डिस्कस करने लगा हूं, जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है इसको अनकंजुगेट बिलिरुबिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनकंजुगेट। और जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है ये कंजुगेट बिलिरुबिन होता है, क्योंकि एक्चुअली जो बिलिरुबिन इनिशियली बनती है बॉडी के अंदर दैट इज अनकंजुगेट और दैट इज फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन। क्या होता है? फैट सॉल्युबल। अब बॉडी से जब इसको हम निकालते हैं ये स्टूल के जरिए और यूरिन के जरिए जो है वो बाहर जाती है। तो बिलिरुबिन जो स्टूल के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट होती है वो स्टर्कोबिलिन है और जो यूरिन के जरिए जाती है वो यूरोबिलिन है। ठीक है जी। हमारी जो पेल कलर मतलब यूरिन स्टूल का है दैट इज बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन इन दैट। सो बिलिरुबिन ये आरबीसी की डिस्ट्रक्शन से, हीम की डिस्ट्रक्शन से बनती है और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम बॉडी से बाहर निकालेंगे। लेकिन जो बिलिरुबिन इनिशियली बनता है वो अनकंजुगेट होता है। क्या होता है? अनकंजुगेट होता है। बाद में जाके जब ये कंजुगेट होता है तो बॉडी इसको एक्सक्रीट करती है। लेकिन आप लोगों से वो वाइवा में पूछेंगे ना कि भाई एक पेशेंट है उसमें अगर बिलिरुबिन ज्यादा है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप लोग और से सुने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप लोगों को पता है जो आरबीसी है स्टैंड फॉरवर्ड आंसर इज रेड ब्लड सेल, मतलब इसके अंदर एचबी है, हीमोग्लोबिन। एवरी आरबीसी कंटेन मल्टीपल एचबी। अब जो एचबी है हीमोग्लोबिन है, इसका मतलब इसके अंदर एक हीम पार्ट है और एक ग्लोबिन पार्ट भी है ना। हम इसका जस्ट हीम पार्ट देखते हैं। अब ये जो हीम पार्ट होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक को हम आयरन कहते हैं और एक को प्रोटोफोरपायरिन कहते हैं। ये नाम सुना है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड प्रोटोफोरपायरिन। तो आप लोगों ने आज के बाद याद रखना है कि आयरन और प्रोटोफोरपायरिन ये दोनों मिलकर हीम बनाती है। क्या बनाती है? हीम बनाती है। अल्फा चेन बीटा चेन मिलकर ग्लोबिन बनाती है और हीम और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है जी। अब सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे आयरन इस तरह लिखता हूँ, ये Fe+3 है। हाँ जी, Fe+3 आयरन को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फेरिक आयरन। कौन सी? फेरिक आयरन। ये वाइवा क्वेश्चन है। Fe+3 इज कॉल्ड ऑफ आजिशान फेरिक आयरन, FeRRIC दैट इज फेरिक आयरन। अगर हम इसको Fe+2 लिखते हैं तो इसको हम फेरस आयरन कहते हैं। कौन सी? फेरस आयरन, FeRROUS दैट इज फेरस आयरन। तो नॉर्मली हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में होना चाहिए, फेरिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फेरिक आयरन है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकती। उसको कहते हैं नॉन फंक्शनल हीमोग्लोबिन। अगर उसके अंदर आयरन किसकी शक्ल में आ जाए? फेरिक फॉर्म में आ जाए, और उस कंडीशन को मिथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ हीमोग्लोबिन, METH दैट इज कॉल्ड मिथ हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन का ब्लड में होना इसको मिथ हीमोग्लोबिनीमिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आयरन शुड बी देयर इन हीम टू कैरी ऑक्सीजन, बट दैट आयरन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फेरस फॉर्म। इस फेरिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये जो प्रोटोफोरपायरिन है ना, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है ये इनिशियली कन्वर्ट होता है बिलिवर्डेन में। किस चीज में? बिलिवर्डेन में। और ये जो बिलिवर्डेन है ये बाद में कन्वर्ट होता है किस चीज में? बिलिरुबिन में। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो बिलिरुबिन है ये बॉडी में जिस टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट करता है ये उसको येलो पिगमेंटेशन देता है। हम जब जॉइंटिस में स्क्लेरा देखते हैं तो क्या होता है? येलो। तो हम कहते हैं कि दिस बिलिरुबिन इज अ विच पिगमेंट? येलो पिगमेंट दैट इज कम फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ हीम। ठीक है जी। और हीम जो है वो हीमोग्लोबिन में होता है और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। यहाँ तक चीजें समझ रहे हैं? तो ये जो बिलिरुबिन बना है अभी तक ये लीवर में गया नहीं है, तो जो न्यू बिलिरुबिन बनता है हीम की डिस्ट्रक्शन से इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये कौन सा है? इनडायरेक्ट। अभी तक ये इनडायरेक्ट है, अभी तक ये फिट नहीं है बॉडी से निकालने के लिए, तो ये इनडायरेक्ट है। इसको हम अनकंजुगेट बिलिरुबिन कहते हैं और इसको हम फैट सॉल्युबल बिलिरुबिन भी कहते हैं। अब इसको हमने लेके जाना है कहाँ पे? लीवर में, क्योंकि लीवर के अंदर प्रॉपर्टी है ये इनडायरेक्ट को किस में कन्वर्ट करे? डायरेक्ट में कन्वर्ट करे। अब देखिए ये लीवर में जाएगा ना, यहाँ पे वाइवा क्वेश्चन है, लेकिन ये ब्लड के अंदर निशान अकेले नहीं जा सकता। सर पूछेगा कि इसको ले जाने के लिए एक हेल्पर चाहिए, वो एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है? एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन इज अ कैरियर प्रोटीन फॉर द इनडायरेक्ट बिलिरुबिन टू रीच इनटू द लीवर। ये एल्ब्यूमिन के साथ जो है आके इसके साथ कौन मिलेगा? एल्ब्यूमिन। और इसको कहाँ पे पहुंचाएगा? ये लीवर में पहुंच जाएगा। अब लीवर में जब ये आता है तो लीवर के अंदर ये बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है किस चीज में? डायरेक्ट फॉर्म में। तो इसको हम कंजुगेट बिलिरुबिन या वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम होता है, वो जो एंजाइम है वो क्या करता है? वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। एनीवन कैन गेस दैट एंजाइम? UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, एक्सीलेंट। ये भी आप लोगों से वो पूछते हैं। UDP देखे, UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट, UDP ग्लूकुरोनाइल दैट इज कॉल्ड ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। ये वो एंजाइम है जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को क्या करेगी? डायरेक्ट करेगी। ठीक है जी। और यही डायरेक्ट बिलिरुबिन फिर लीवर के अंदर छोटे छोटे इस तरह नाली नुमा स्ट्रक्चर है, बाइल केनाली कुलाई, ये उसके अंदर आता है। फिर वहां से कॉमन बायोडक्ट में आएगा, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाएगा। तो कुछ बिलिरुबिन स्टूल के जरिए स्टर्कोबिलिन की शक्ल में जाया होगी और कुछ एब्जॉर्ब होकर किडनी में जाके यूरोबिलिन की शक्ल में जाया होती है। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड फैट ऑफ बिलिरुबिन। कि बिलिरुबिन की फैट क्या है, किस्मत क्या है, जब ये बनता है तो ये बॉडी में कहां से गुजरता है। अब लास्ट में इसके साथ एक बेहतरीन पॉइंट है जो आप लोगों से वाइवा में पूछेंगे
अगर आप पीड्स में गए हैं ना, पीड्स देखिए, पीड्स में भी मैंडेटरी स्टेशन एज वेल, और नोबडी नो कि पीड्स के अंदर क्या आता है। वो कहते हैं कि एक माँ है, वो बच्चे को ले आती है और उस बच्चे का जस्ट 5 से 10 दिन हुए हैं आफ्टर द बर्थ, लेकिन बच्चा सर से लेके पाँव तक क्या है, वो येलो है। क्या है? येलो है। न्यू नेटल जॉन्डिस है, लेकिन बच्चा, उसकी आंखें, उसकी नाखून, उसकी टांग सिर्फ येलो नहीं है, सर से लेके पाँव तक बच्चा जो है येलो है। इसको जनरलाइज जॉन्डिस है। क्या है? जनरलाइज जॉन्डिस है। अब इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए, मैं एडल्ट की बात नहीं करता, मैं अर्ली लाइफ की बात करता हूँ। क्या होता यह है कि एक्चुअली यहाँ पे ये जो एंजाइम है ना, ये कभी कभार जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसको कंजेनिटली ये एंजाइम एब्सेंट होता है। मतलब ऐसे बच्चे जिसमें कंजेनिटली ये एंजाइम क्या हो जाए, हाँ जी, एब्सेंट हो जाए। और बाद बच्चे होते हैं जिसमें कंजेनिटली, पैदाइशी तौर पे ये एंजाइम होता जरूर है बट पार्शियली फंक्शनल होता है। क्या होता है? पार्शियली फंक्शनल होता है। दोनों बातें समझ गए? या तो एंजाइम कंप्लीटली एब्सेंट है, या है बट फंक्शनली, पार्शियली फंक्शनल है। अब वो बच्चे जो पैदाइश के कुछ दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में सर से लेके पाँव तक येलो हो जाए, तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी ऑर्गन मैच्योरेशन के लिए HB चाहिए कि नहीं? तो जितना HB ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा होगी। तो HB ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन क्या होता है? ज्यादा। और बच्चे का लीवर क्या होता है? इमेच्योर। तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का नाम सुना है कि नहीं? बच्चों में सेकंड डे से लेकर 10 दिन के दरमियान जॉन्डिस नॉर्मल भी होता है, क्योंकि इसके लीवर जो है वो इमेच्योर होता है एंड इट टेक टाइम टू मैच्योर। तो अब असल में बाद बच्चे 10 दिन के बाद भी क्या होते हैं, सर से पाँव के तक जो है वो येलो होते हैं। इसकी वजह यह है कि उन बच्चों में ये एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। और अगर ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो फिर ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका लेवल बॉडी में क्या होगा? ज्यादा होगा। उसको हम कहते हैं क्रेगलर नजार सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? क्रेगलर नजार सिंड्रोम। दैट इज कॉल्ड क्रेगलर नजार सिंड्रोम। दैट इज नोन एज क्रेगलर नजार सिंड्रोम। तो जो क्रेगलर नजार सिंड्रोम है उसमें आप लोगों ने याद रखना है, देयर इज एब्सेंस ऑफ UDP ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। और इन बच्चों के अंदर कौन सा बिलिरुबिन बढ़ेगी? इनडायरेक्ट, और इतना ज्यादा बढ़ेगी कि सम टाइम इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दैट कैन लीड टू कर्नेक्टरस। कर्नेक्टरस का मतलब व्हेन द बिलिरुबिन रीचेस टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कर्नेक्टरस। और ये बच्चे अर्ली लाइफ में मतलब मर जाते हैं, इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब मैंने आप लोग को ये बता दिया, कुछ लोग होते हैं जिसमें ये वाला एंजाइम होता है बट दे 50-50 काम करता है। अब गौर से सुने, ये लोग एडल्ट लाइफ में भी होते हैं, 30 साल में, 40 साल में ये बच्चे होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डेवलप करते हैं जॉन्डिस। इन लोगों में जब ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं, बेटे बेटाए, तो इतना ये एंजाइम काम करता है कि कुछ ना कुछ बिलिरुबिन कन्वर्ट करता है। फिर इनडायरेक्ट को इतना बढ़ा नहीं देता कि वो जाकर स्क्लेरा पे डिपॉजिट करे और उससे हमें जॉन्डिस देखने को मिले। सो दीज पेशेंट आर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। क्या होते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन इन लोगों पे जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आते हैं, जब ये स्ट्रेस में जाते हैं, या इन लोगों को इन्फेक्शन होती है, या इन लोगों को सर्जरीज वगैरह आती है, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान की सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होती है कि नहीं? तो उस दौरान क्या होता है? RBC लाइसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर बिलिरुबिन इतना बढ़ेगा कि उन लोगों की जॉन्डिस हमें नजर आएगी। तो ऐसा जॉन्डिस जो रिलैक्स स्टेट में ना हो, लेकिन दे अपीयर व्हेन द पेशेंट बिकम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इन्फेक्शन में, सर्जरी में है, तो उसमें पार्शियली इस एंजाइम का मसला होगा। इसको गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड गिलबर्ट सिंड्रोम। ये सारे NRE1 के अंदर हैं, लेकिन आप लोगों से वाइवा में ये पूछते हैं कि गिलबर्ट सिंड्रोम और जो हमारे पास क्रेगलर नजार सिंड्रोम है, इसमें कौन कौन सी है? ठीक है जी। तो आप लोगों ने 2-3 चीजें याद रखनी है कि सीवियर जॉन्डिस अर्ली इन द लाइफ वो क्रेगलर नजार सिंड्रोम है, और माइल्ड जॉन्डिस वो गिलबर्ट सिंड्रोम है। तो दिस इज द माइल्डर वेराइटी ऑफ क्रेगलर नजार सिंड्रोम। और ये दोनों जेनेटिकली ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। दोनों की मेन स्टे ट्रीटमेंट फोटोथेरापी है। क्या कहे? फोटोथेरापी। लेकिन इन लोगों को हम स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए बताते हैं। ठीक है जी। और इनको आमतौर पर सिम्टम नहीं होते, सो नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इनको जस्ट उस सीन से अवे करते हैं, ये जब रिलैक्स होते हैं दे आर वेरी ओके, नो ट्रीटमेंट, बट इसके लिए हम फोटोथेरापी करते हैं। ठीक है जी। और आप लोग को बताया था पीड्स में याद रखें कि इन लोगों में कौन सा बिलिरुबिन ज्यादा होगा? सारे बोले वेरी गुड। और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज विच सॉल्युबल, फैट और लिपिड? फैट सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता। हमारे बॉडी के जितने बैरियर है, दे आर लिपिड बाइलेयर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी लिपिड बाइलेयर है, तो उससे लाइक डिजोल्व लाइक, जो चीज लिपिड सॉल्युबल है वो उसको क्रॉस करेगी कि नहीं? करेगी। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जब ज्यादा होगी और वो कहां पे जाएगी? ब्रेन में। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड कर्नेक्टरस। इसको क्या कहते हैं? कर्नेक्टरस कहते हैं। तो क्रेगलर नजार के अंदर बच्चों की जो डेथ है ना, वो किस वजह से होती है? कर्नेक्टरस की वजह से। इन बच्चों को सीजर होता है, इन बच्चों को फिर अटैक्स आते हैं, एपिलेप्सीज वगैरह होते हैं, और मेनिंजाइटिस वगैरह होते हैं। ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड कर्नेक्टरस। तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया इज नोन एज कर्नेक्टरस इफ इट इज अगर इन दी ब्रेन। नॉर्मल जो बिलिरुबिन है ना बड़ों में, ये 1.2 तक या 1.1 तक होना चाहिए, बच्चों में 5 तक होना चाहिए। लेकिन अगर एक बच्चा है ना, उसका बिलिरुबिन 15 है या 20 है, तो ये तो 10 टाइम से भी ज्यादा है। इसका मतलब 3 to 4 टाइम से भी ज्यादा है बच्चों के लिए। तो मतलब उसकी पूरी बॉडी पे हमें जॉन्डिस नजर आएगी। बट वंस दैट बिलिरुबिन क्रॉसेस 25, कितना?
25 फिर 99.9% चांस ऑफ कर्नेक्टरस होता है। तो ये भी आप लोग याद रखें नॉलेज के लिए कि बच्चों में जब बिलिरुबिन का लेवल कितने से ज़्यादा हो जाए 25, तो फिर जाकर ये ब्रेन को भी अफेक्ट करती है, इसको हम कर्नेक्टरस कहते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ELT, EST, एल्ब्यूमिन एंड बिलिरुबिन, ये 4 ऐसी चीजें हैं, दीज आर द बेसिक पिलर्स दैट वी विल सी इन द LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट में हम ये करते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ कभी कभार हम ALP, अल्कलाइन फास्फेटेज भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो कॉमन बायोडक्ट से आता है। कहाँ से आता है? कॉमन बायोडक्ट। कोई ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वगैरह है तो उसके लिए हम ये करते हैं। अगर एक पेशेंट है